बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी हर वक्त बेड के नीचे घुसकर सफाई करती रहती, कहती कि बहुत गंद होता है। और जब बेड के नीचे से बाहर निकलती तो बहुत खुश दिखाई देती और अजीब नजरों से बेड के नीचे देखकर मुझसे कहती कि आप तो मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। जबकि वहां तो ये कहते कहते वो चुप हो जाती। एक सुबह मेरी आंख खुली तो बीवी बेड के नीचे सोई हुई मिली। बोली कि सफाई करते हुए आंख लग गई थी। अब मुझे शक हो गया। जबरदस्ती बीवी को मेके छोड़ाया और रात होते ही जूं ही अपनी बीवी के कपड़े पहनकर बेड के नीचे सफाई की तो जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी का दूसरा। मेरी नई नई शादी हुई तो देखा कि शादी की पहली सुबह ही मेरी दुल्हन झाड़ू उठाकर बेड के नीचे सफाई कर रही थी। झाड़ू की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और उससे पूछा कि इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है झाड़ू देने की। तो उसने कहा कि कमरा बहुत गंदा था, मुझे सफाई करनी है वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और उसी पर मुझे समझ आ गया था कि मेरी बीवी को सफाई का कीड़ा है। वैसे तो सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी इंसान को सफाई का कीड़ा हो तो ये बात उसके लिए और उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी परेशानी का बायस होती है। और मैं ये देखकर हैरान था कि यह चीज मेरी बीवी के अंदर इतनी ज्यादा थी कि शादी की सुबह ही वो झाड़ू लगा रही थी, वो भी बेड के नीचे। मैंने कहा कि बेड के नीचे तो कोई गंदगी नहीं है। तो उसने कहा कि मिट्टी बहुत जमा हो गई है, मुझे मिट्टी से एलर्जी है। खैर, नई नवीली दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है, लेकिन वो तो कहीं से भी नई नवीली दुल्हन लग नहीं रही थी। उसकी इस हरकत पर मुझे थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई। घर में सिर्फ मैं अकेला रहता था। मेरी खाला ने यह रिश्ता करवाया था। मेरे वालिदैन न थे। मेरी अच्छी नौकरी थी और छोटा सा मगर अच्छा घर था। दुनिया में मेरी खाला ही थी कि जिसे मेरी फिक्र थी, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता इस लड़की से करवा दिया। मैंने फौरन हाँ कर दी, यह सोचकर के खाला ने लड़की देखी है तो यकीनन अच्छी ही होगी। वो क्यों मेरे लिए भला कोई गलत लड़की का इंतखाब करेंगी। थोड़ी ही देर के बाद खाला हमारे लिए नाश्ता लेकर आई, जो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। तो मैंने उनसे शिकवा किया। मैंने कहा कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से करवा दी है। मेरी बात सुनकर खाला परेशान हो गईं। मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मेरी देखी भाली है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने खाला से कहा कि वाकई लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छी बच्ची है। मैं इसके बारे में कोई गलत राय कायम नहीं कर रहा। लेकिन मैं कहते कहते चुप हुआ तो खाला को तजस्सुस हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन क्या। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी को सफाई का कीड़ा है। वो सुबह सवेरे उठकर झाड़ू दे रही थी, हालांकि मेरी आंख भी ना खुली थी। और मेरी आंख झाड़ू की आवाज से खुली तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी बात सुनकर खाला को हंसी आ गई थी और उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। मैंने सोचा ना जाने क्या बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो सफाई पसंद है, हर वक्त तुम्हारा घर चमका कर रखेगी। मैंने भी उसके बारे में यही बात सुनी थी कि वो बहुत ज्यादा सफाई करती है, इसीलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवाई कि वो एक सुघर लड़की है। अब तुम्हारा घर शीशे की तरह चमकता रहेगा, देखना। खाला ने खुश होकर कहा। मैं जो कहना चाह रहा था वो मेरी बात समझ नहीं पा रही थी। मैंने सोचा, इन्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, बिला वजह ही मैं बुरा बन जाऊंगा, पहले दिन ही बीवी की बुराई करके। मैंने दोबारा खाला से बीवी के मुतालिक इस किस्म की कोई बात नहीं की। फिर मेरी बीवी ने और मैंने मिलकर नाश्ता किया। यूं हंसी खुशी हमारी एक खुशगवार जिंदगी का आगाज हो गया। मेरी बीवी का नाम शुमाइला था। शुमाइला बहुत खूबसूरत और सुघड़ लड़की थी। मुझे उससे कोई शिकायत न थी। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। सुबह सवेरे मुझे नाश्ता देकर ऑफिस भेजती थी। मेरे कपड़े वक्त पर धुले हुए, इस्त्री हुए मुझे मिलते थे। खाना वक्त पर मिलता था। उसमें एक अच्छी बीवी वाले सारे गुण थे। बस मसला था तो सिर्फ एक, और वो भी एक अजीब मसला था। अजीब बात यह थी कि जब भी मैं ऑफिस से वापस आता वो मुझे बेड के नीचे से मिलती। कहती थी कि गंदगी है बेड के नीचे, इसलिए झाड़ू दे रही थी। मैंने सोचा कि मैं इस मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। अगर इसके साथ एक नफ्सियाती मसला है तो कोई बात नहीं। हर इंसान के साथ कोई ना कोई नफ्सियाती मसला होता है। अगर इसके साथ ये मसला है तो इसमें बहुत सारी अच्छी आदतें भी हैं। उसने मेरा सारा घर अच्छे से संभाल रखा हुआ है। मेरा हर काम वक्त पर हो जाता है तो मेरा शिकवा करना जायज नहीं। उसकी एक खामी को देखकर मैं उसकी बहुत सारी खूबियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था।
میں نے उसकी सादत के साथ समझौता कर लिया और हमारी जिंदगी सकून से गुजरने लगी। यहाँ तक कि 1 महीना हो गया, लेकिन इस 1 महीने में मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये सब इतना आसान नहीं था जितना आसान मैं इसे समझ रहा था। पहली बार मुझे अजीब महसूस हुआ कि जब उसने बेड के नीचे से निकलकर मुझसे शिकवा किया कि आप तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते हैं। और अजीब बात यह थी कि यह बात उसने बेड के नीचे देखते हुए कही थी। फिर कहा कि वहां तो मेरा। वो आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कह पाई। मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे किसी अनहोनी का एहसास जरूर हुआ था। उस दिन के बाद मैं सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि आखिर चक्कर हो क्या सकता है। मैं तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। ऐसा नहीं हुआ था कि 1 महीने में मैंने उसकी कोई बात ना मानी हो। मैंने उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरा घर संभाला हुआ था और मेरा हर काम वक्त पर करती थी। तो मेरा भी फर्ज था कि मैं उसका ख्याल रखूं। मगर आज पहली बार मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में भी बीवी की बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। वहां तो इस बात से उसका आखिर मतलब क्या था? मुझे समझ नहीं आया था कि वो कौन सी जगह की बात कर रही थी जहां उसका ख्याल रखा जाता था। वो ये बात बेड के नीचे देखते हुए आखिर क्यों कर रही थी? क्या वहां पर कोई उसे मिलता था? लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? वो जहाजी साइज बेड था जो मैंने बहुत सारे पैसे जमा करके शौक से खरीदा था। उसके नीचे बहुत ज्यादा गुंजाइश भी थी। अजीबोगरीब बातें मेरे जहन में गूंजने लगीं कि क्या कोई बेड के नीचे छुपा हुआ होता है, इसीलिए मेरी बीवी सारा दिन बेड के नीचे सफाई के बहाने घुसी रहती है। मुझे अपने ही ख्यालात पर निदामत होने लगी थी। मैं उसके मुताल्लिक इस तरह की बात सोचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इंसान था और मर्द था, और मर्द को शक होता है छोटी सी बात पर। मेरे जहन में भी शक बैठ चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इन्हीं बातों को सोचता हुआ मैं वापस घर आया तो शुमाइला मुझे कहीं नजर ना आई। मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मुझे नजर ना आई। तो मैं परेशान हुआ, क्योंकि उसका मेका दूर था और वो अकेली नहीं जाती थी, बल्कि जब से शादी होकर आई थी मेके जाने का उसने नाम ही ना लिया था। कहती थी कि मेरा दिल नहीं लगता है, मुझे अपना घर अच्छा लगता है और मैं ये घर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैंने कहा कि क्या तुम्हें अपने वालिदैन की याद नहीं आती? तो उसने कहा कि मुझे किसी की याद नहीं आती है, मैं अपने ही घर में खुश हूं। जब वो मुझे पूरे घर में ना मिली तो अचानक मुझे बेड याद आया। मैंने झुककर बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। मेरी बीवी के हाथ में झाड़ू था और वो बेड के नीचे ही सो गई थी। मैं हैरान हुआ कि ये क्या पागलपन था कि वो इतनी सफाई में मगन थी कि वहां सो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो बेहोश हो गई है, लेकिन जब मैंने उसे हिलाया तो उसने आंखें खोल ली। यानी वो बेहोश न थी, वो सो गई थी। मैंने उसको कहा तो वो बाहर आ गई। मैंने कहा, शुमाइला तुम्हें हो क्या गया है? तुम बेड के नीचे क्यों सो गई थी? तो उसने कहा कि मेरी आंख लग गई सफाई करते करते, कचरा बहुत ज्यादा था। मैंने कहा, क्या चल रहा है? कचरा तो कहीं भी नहीं है, बेड के नीचे तो मिट्टी भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। ये आखिर क्या पागलपन तुमने अपने ऊपर सवार कर रखा है? उसने कहा, नहीं आप नहीं जानते, यहां बहुत गंदगी थी। मैं कब से साफ कर रही थी, लेकिन साफ ही नहीं हो रहा था। इतनी गंदगी थी कि साफ करते करते मुझे नींद आ गई। जब उसने ये बात की तो मुझे 100% यकीन हुआ था कि या तो वो पागल है या फिर कुछ और ही मामला है। मैं मामले की तह में जाना चाहता था। मैंने उसे कुछ कहा नहीं और जहन में प्लानिंग करने लगा कि कैसे पता लगाऊं कि आखिर असल मसला क्या है। मैंने फैसला किया कि मैं उसे मेके भेज दूंगा। मैंने उसे कहा कि काफी दिन हो गए हैं तुम मेके नहीं गई हो, अपने वालिदैन के पास जाओ, वो तुम्हें याद कर रहे होंगे। तो इस बात पर उसका मूड खराब हो गया था और उसने कहा कि मैं इस घर से कहीं दूर नहीं जाना चाहती हूँ और मेके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी अम्मी की याद नहीं आती? तो इस बात पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा कि मुझे अपनी माँ से नफरत है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि एक लड़की भला कैसे अपनी माँ से नफरत कर सकती थी। मैं उसकी वालिदा से मिला था और वो बहुत अच्छी खातून थी। ऐसा हो कैसे सकता था कि उनकी बेटी उनसे नफरत करे? हालांकि मैं खुद उनसे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका था। मेरी बात पर वो नाराज हो गई और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और अपने वालिदैन के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि सब मुझे जालिम समझेंगे, उसके वालिदैन सोचेंगे कि मैं उसे उनके पास लेकर नहीं आता हूँ।
उसे समझाने में और उसे मनाने में मुझे बहुत वक्त लगा था। मैं हर हाल में उसे वहां भेजना चाहता था ताकि पता कर सकूं कि बेड के नीचे का राज आखिर क्या है। शाम तक मैंने उसे मना लिया था। वो एक शर्त पर मानी थी कि वो एक दिन वहां रहेगी और मैं उसे लेने के लिए आऊंगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे सुबह ही लेने के लिए आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो मुतमईन हो गई। जब मैं उसे छोड़ने जा रहा था तो वो बार बार कह रही थी कि मुझे जल्दी लेने आना। मैंने कहा कि घर में तुम अकेली होती हो, क्या तुम्हें बोरियत नहीं होती है? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने घर में बहुत मजा आता है। अब यही मेरा घर है और मुझे यहीं रहना है, तो बोरियत कैसी? मैंने सोचा कि घर में भलाई से क्या मजा आता होगा। जब मैं उसे उसके वालिदैन के पास लेकर गया तो मैंने देखा कि वो बहुत उदास है। उसे इस तरह से देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। लड़कियां तो शादी के बाद बार बार वालिदैन के घर जाने की जिद करती हैं। इस लड़की के साथ आखिर मसला क्या था कि ये वहां जाना चाहती ही नहीं थी। मैं उसे छोड़ कर आ रहा था तो वो मेरे पास आई थी और कहा कि बात सुने। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि बेड के नीचे। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई, आगे नहीं बोल पाई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आखिर क्या था बेड के नीचे जो वो उसके हवासों पर सवार हो गया था? खैर, मैंने सोचा कि जब तक मैं सच्चाई जान ना लूं तब तक इसे कुछ ना कहूंगा, वरना मैं ही बुरा बन जाऊंगा। घर आकर मेरे जहन में उसकी बात ही चल रही थी। उस वक्त भी बजाय इसके कि वो मेके जाने पर खुश होती, उसे बेड के नीचे की फिक्र थी। अब तो मुझे यकीन आ चुका था कि कुछ ना कुछ जरूर है। मगर क्या? क्या इसने किसी को वहां पर छुपा कर रखा हुआ है? हाँ, यही बात हो सकती है। मेरे जाने के बाद वो रोजाना जरूर किसी को बेड के नीचे छुपा देती है और खुद भी वहां घुस जाती है। यहां तक कि उसको नींद आ जाती है। मुझे यकीन हो चला था कि ये लड़की अच्छी नहीं है। ये मेरे सामने नफसियाती होने का ड्रामा कर रही है, हालांकि हकीकत कुछ और है। ये मुझे बेवकूफ बना रही है। ये बातें सोच सोच कर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। मेरे जाने के बाद बेड के नीचे कौन आकर छुप जाता था? मुझे उसका सुराग लगाना था, लेकिन मैंने सोचा कि यह तब ही मुमकिन है जब मैं अपनी बीवी के कपड़े पहनकर यह काम करूंगा। जैसे ही रात हुई तो मैंने बीवी के कपड़े पहन लिए और चोरी से बेड के नीचे जाकर लेट गया और इंतजार करने लगा कि कौन है वो शख्स जो बेड के नीचे आकर छुप जाता है। मैंने झाड़ू भी हाथ में लिया, कुछ देर झाड़ू मारी ताकि जो भी है उसे झाड़ू की आवाज सुनाई दे और वो समझ जाए कि शुमाइला बेड के नीचे आ चुकी है। काफी देर बिला वजह झाड़ू मारने के बाद भी कोई नजर नहीं आया तो मैं वहां पर लेटा रहा। मुझे मालूम ही ना पड़ा और मेरी आंख लग गई और मैं सारी रात वहां सोता रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी है। मैं हैरान था कि मुझे नींद कैसे आ गई। मैं वहां से बाहर आ गया और कपड़े तब्दील किए और सोच रहा था कि बेड के नीचे तो कुछ भी नहीं था। फिर शुमाइला ऐसी क्यों थी? उसी वक्त मेरी खाला आ गई। मेरी खाला ने मुझे परेशान देखा तो मैंने परेशानी की उनको वजह बताई। मैंने कहा कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से कर दी है? मुझे तो इस लड़की का किरदार मशकूक लग रहा है, अजीबो गरीब। इसकी हरकतें तो अजीबो गरीब हैं। खाला ने पूछा कि कैसी हरकतें? मैंने कहा कि सारा दिन और सारी रात जब बेड के नीचे झाड़ू लेकर गुजर जाती है और कहती है कि नीचे गंदगी है। हालांकि आप देख ही रही हैं कि घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई गंदगी नहीं होती। गंदगी तो दूर की बात, घर में मिट्टी तक नहीं होती। सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे हर वक्त बंद रहते हैं। क्या समझती है कि मैं अंधा हूं या बेवकूफ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है? जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो बार बार अपने वालिदैन के पास जाने की जिद करती है और वहां जाकर खुश होती है। लेकिन ये लड़की तो अजीब लड़की है। मैं इसे इसके वालिदैन के घर जाने का कहता हूं तो मुंह बना लेती है और कहती है कि मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे यहां रहना है। मैं तो सारा दिन काम पर होता हूं, फिर अकेले घर में भला इसे क्या मजा आता होगा? और ये बेड के नीचे का किस्सा मेरी समझ में नहीं आया। कल मैं उसे उसके वालिदैन के पास छोड़ के आया तो खुश होने के बजाय वो उदास हो गई। फिर कहने लगी कि जल्दी लेने आ जाना, और फिर बेड के नीचे का जिक्र आ गया और चुप हो गई। मैंने खाला को सारी बातें बता दी तो खाला वाकई परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि वाकई लग रहा है कि हमसे गलती हुई है। खाला ने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी से बात करूंगी। मैंने कहा कि मेरी बीवी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके माँ बाप से जाकर बात करें कि आखिर मसला क्या है, क्यों मेरी बीवी को समझ में कुछ नहीं आता, या फिर वो ज्यादा ही मासूम बनने की अदाकारी कर रही है। दाल में जरूर कुछ काला है।
وہ تو اپنے والدین کے پاس جانے سے خوش تک نہیں تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے والدین بھی اس سے ملنے نہیں آئے شادی کے بعد۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ضرور اس لڑکی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے والدین اس سے ناراض ہیں اور اس سے ملنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے شادی کے بعد اس کے والدین نے اس سے ملنا ترک کر دیا ہے۔ کل جب میں اسے وہاں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو خوش پہلے سے ہی نہ تھی، لیکن اس کے ماں باپ بھی اسے دیکھ کر کچھ خاص خوش نہ ہوئے۔ میری بات سن کر خالہ نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں بات کرتی ہوں اس کے گھر والوں سے۔ میں جا کر اپنی بیوی کو واپس لے کر آ گیا۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان تھا اور میں نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی۔ ویسے ہی میں اسے گھر لے آیا تھا، اس نے ایک دم سے جھاڑو اٹھا لیا تو میں نے جھاڑو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ کیا تم مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں سب سمجھ گیا ہوں کہ تم کسی کو بلاتی ہو اور وہ فوراً بیڈ کے نیچے چھپ جاتا ہے جب بھی میں آتا ہوں۔ اب اگر تم نے بیڈ کے نیچے جھانکا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ایسا کہہ کر میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر دیا اور سوچا کہ اب اسے اپنے کمرے میں جانے نہیں دوں گا، وہاں پر ہی قید رہے گی۔ میں آفس بھی نہیں گیا اور سارا دن اسے قید رکھا۔ ہوٹل سے کھانا لے کر آیا اور پھر دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا، اور اب میرا یہی معمول تھا۔ آفس جانے سے پہلے میں ہوٹل سے اس کے لیے چائے ناشتہ لے کر آتا تھا اور اسے کمرے میں بند کر کے چلا جاتا تھا، پھر سارا گھر بند کر دیتا تھا تاکہ کوئی میرے گھر میں گھس نہ سکے۔ دوپہر کا کھانا بھی میں اسے صبح صبح ہی لے کر دیتا تھا تاکہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اب وہ پہلی جیسی کوئی بھی حرکت کرے۔ پھر سارا دن وہ کمرے میں بند رہتی تھی۔ میں آفس سے واپس آتا تو رات کا کھانا ساتھ لے کر آتا تھا اور اسے کھانا بھی کمرے میں دیتا تھا۔ وہ روتی رہتی تھی، میری منتیں کرتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے میرے کمرے میں جانے دو، وہاں پر بہت گندگی ہے، اگر میں وہاں نہ گئی تو مجھے بہت مار پڑے گی۔ میں نے کہا کون مارے گا تمہیں؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ رو رہی تھی کہ میری خالہ آ گئی۔ میری خالہ کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ خالہ نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ آرام سے اس عورت کی بات سنو۔ اس عورت نے بتایا کہ میں شمائلہ کی پھپھو ہوں۔ شمائلہ کی ماں ایک ذہنی مریضہ ہے اور میں اسے اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں کہ وہ کیسی عورت ہے۔ شمائلہ جب 8 سال کی تھی تو صفائی کی ذمہ داری شمائلہ کی ماں نے اس پر ڈال دی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی پر اتنے بڑے گھر کی صفائی کی ذمہ داری کوئی پاگل عورت ہی ڈال سکتی تھی۔ تمام بچے جب گلی میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے تب شمائلہ صفائی کرتی تھی۔ ایک بار صفائی کرتی تھی تو اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ تم نے ٹھیک سے صفائی نہ کی ہے، دوبارہ کرو۔ پھر وہ دوبارہ سے صفائی کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میرے بھائی کا فون میرے پاس آیا اور کہا کہ شمائلہ زخمی ہو گئی ہے، تم جلدی یہاں آ جاؤ۔ یہ سن کر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ شمائلہ بہت زخمی حالت میں فرش پر پڑی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس پر بہت تشدد کیا گیا ہے۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو بھائی نے کہا کہ تمہاری پاگل بھابھی نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، کافی وقت لگا اس کے زخم بھرنے میں۔ پھر میں نے شمائلہ سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ پھپھو بیڈ کے نیچے گندگی ہے، مجھے وہ صاف کرنی ہے ورنہ اماں مجھے جان سے مار دے گی۔ میں نے کہا کہ بیٹا ہو کیا گیا ہے؟ تو وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بیڈ کے نیچے گندگی ہے پھپھو، بیڈ کے نیچے گندگی ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی اور ہم اسے ہسپتال سے گھر لے کر آ گئے تو اس نے فوراً جھاڑو اٹھایا اور بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ میں نے کہا شمائلہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیڈ کے نیچے گندگی ہے، اماں مجھے مار دے گی۔ پھر میرے بھائی نے بتایا کہ یہ صفائی کر رہی تھی، بیڈ کے نیچے کچھ گندگی پڑی تھی، اسی وجہ سے بہت بدبو ہو گئی تھی اور گندگی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے نیچے صفائی نہیں کی گئی تھی، جس پر اس کی ماں نے اس کی یہ حالت کر دی۔ میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ شمائلہ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بیڈ کے نیچے گندگی ہے، کیونکہ اس عمر میں جو چیز بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے ان کے اندر سے نکل نہیں سکتی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ شمائلہ کا نفسیاتی علاج کروائیں، وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے اس واقعے کو لے کر۔ لیکن بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے، انہوں نے شمائلہ کا علاج نہیں کروایا۔ مجھے اس کی بہت فکر ہوتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بیماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ یہ سب کرے گی۔ شمائلہ پھپھو کا حرف حرف حقیقت پر مبنی تھا اور مجھے بات سمجھ آ گئی تھی کہ بچپن کا یہ واقعہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا اور میں اس معصوم لڑکی کو بد کردار سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اسے کمرے میں بند رکھا، اس بات کا مجھے افسوس ہو رہا تھا۔
मैंने उसके कमरे से निकालकर उससे मुआफ़ी मांगी। साफ लफ्ज़ों में बताया कि उनका ये वाक़या उसके जहन में बैठ गया है। बेड के नीचे कोई गंदगी नहीं है, आइंदा ऐसा ना हो। और फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसका इलाज करवाया। मैंने डॉक्टर से कहा कि वो ये क्यों कहती है कि वहाँ मेरा ख्याल रखा जाता है। तो उसने कहा कि उसने अपने जहन में एक ख्याली हमदर्द का खाका बना लिया है और बेड के नीचे घुसकर वहाँ उससे बातें करती है। और कुछ ही अरसे में वो एक नॉर्मल लड़की बन चुकी थी और उसके साथ ही हमारी जिंदगी भी जन्नत बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।